ये देखिए मेरे मियाँ ने मुझे एक दिन पहले मारता तो वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब की बार तो उसने मेरे सारे बाल उतार दिए, कटर का ढक्कन मेरे सर पे मारा, मेरे कपड़े लहूलुहान, मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था। ना उसने मेरे ऊपर जुल्म किए कि मैं बता नहीं सकती। मुझे हेल्प चाहिए, आप सबकी हेल्प चाहिए मुझे। मेरे माँ बाप दोनों मर चुके हैं, मेरे पास कोई भी नहीं है इस वक्त मेरा अपना। मैं काना थाने में गई हूँ, सारा दिन मैंने वहाँ अपना ज़ाया किया। वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता है। आज से चंद रोज़ पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया। ख़बरों की ज़ीनत या रिपोर्ट तो वो गुज़श्ता रोज़ हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ कि बड़ा दिलखराश वाक़या है, इंसानियत सोज़ वाक़या है, लेकिन दरअसल ये 24 तारीख़ का वाक़या है कि जिस रोज़ मुबैना तौर पर एक शौहर ने अपनी बेगम से अपने दोस्तों के सामने उसे रक़्स करने का कहा। बेगम ने इनकार किया और इनकार करने पर उसे जो भुगतना पड़ा वो सब ने देखा। सर के बाल मूंड दिए गए, बरहना करके तशद्दुद किया गया। 26 तारीख़ को इस वाक़े की FIR दर्ज होती है और आज अस्मा अज़ीज़ साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करनी है। साहिर लुधियानवी की वो एक नज़्म है, उसके 2 मिसरे मुझे याद आ जाते हैं कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाज़ार दिया। ये क्या मामला है, इसी पर बात करनी है हमने। अस्मा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। लोग पूछना चाहते हैं और कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया, असल में है क्या, ये 24 तारीख़ को हुआ क्या था? जैसे आपने भी पहले बताया, ऐसे ही हुआ था कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ड्रिंक करो, और उसके बाद म्यूज़िक चल रहा था तो उन्होंने कहा कि डांस करो। तो मैं पहले से ही उनसे थोड़ी सी नाराज़ थी कि उनके और लड़कियों के साथ अफेयर्स भी थे, तो उस पे मैंने उनको मना भी किया। इस पे लड़ाई बढ़ी है। उनके जाने के बाद वो पाइप ले आए और फिर तशद्दुद किया और फिर मेरे बाल शाल काट दिए, मारा पीटा, मुझे नंगा किया, बहुत जुल्म किया। इवन इतना जुल्म किया कि मुझे उस वक्त ये लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, और मैं कुरान पाक लेके ऐसे मैंने लिपटाया हुआ था कि शायद कुरान पाक मेरी जान बचा लेगा। मुझे लग रहा था ये मेरा आज आखिरी दिन है। उन्होंने आपसे डांस करने को कहा, दोस्त अहबाब उनके साथ थे, क्या इससे पहले भी उसने कभी ये कहा था? नहीं, उससे पहले नहीं, कभी ऐसे नहीं कहा था। ऐसे नहीं कहा था। मतलब यार दोस्त घर आते थे, ड्रिंक भी करते थे वो, लेकिन इस तरह से कभी नहीं कहा था। मतलब इतना बगैरत मैंने उसको कभी नहीं देखा था जितना वो अब हो चुका था पिछले कुछ दिनों से। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 4 साल हो गए। 4 बरस हो गए। तो 4 बरस पहले जब आपकी शादी हुई थी तो ये आपकी लव मैरिज थी? जी, मेरी लव मैरिज थी। उन्होंने आपको प्रपोज किया था या आप गई थी, क्या हुआ था? एक्चुअली मैं गाड़ियों का काम करती थी, सेल परचेज़ का, तो OLX के थ्रू इन्होंने मेरी गाड़ी ख़रीदी थी। ठीक। इस तरह से हमारा कांटेक्ट हुआ था, और उसके बाद ही वर्कशॉप थी तो मैं अपनी गाड़ी सही करवाने जाती थी। मेरे पास गाड़ियाँ थी, पैसा था काफ़ी, तो बस पता नहीं कैसे बातों में आ गई, किस्मत में था लिखा हुआ। यही वो जगह थी जहाँ मैं उसके साथ आई थी। कोर्ट मैरिज किया? मैंने कोर्ट मैरिज की थी और मेरे घर वाले बिल्कुल राज़ी नहीं थे। मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके, कोई नहीं मिलता, ना मेरे भाई ना मेरी बहन, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। यही वो जगह थी जहाँ मैं उस इंसान के साथ गई थी, सारी दुनिया को छोड़ के। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने ग्रेजुएशन किया हो। आप पढ़ी लिखी खातून हैं, आपके साथ ये वाक़या पेश आया, आप मीडिया के सामने आ गई, सोशल मीडिया के ऊपर ये ख़बर वायरल हो गई, आपके साथ स्टेट खड़ी है, हुकूमत ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई है, सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसे वाक़यात तो रोज़ होते होंगे। आप तो शायद इक्का दुक्का उन ख़वातीन में से जो आ गई, और आंसू भी यकीनन जो आंखों से बह रहे हैं वो इस बात की दलील है कि आपके साथ ज़्यादती हुई होगी। तो ख़वातीन के साथ ये होता होगा, ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आते होंगे। आप तो वो पहली किस चीज़ ने मजबूर कर दिया अब आपको कि आप मीडिया के सामने आए और वो शख्स जिससे आपको इश्क था उसके सामने आके बरसरे पैकार हो रहे? मैं पिछले 4 साल से बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, हर बार सुलह कर लेती थी, बहुत कुछ होता था, सिर्फ़ इसलिए कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं था। मैं ना मेरे पास घर था, ना मेरे पास पैसा था। जॉब करती थी, कुछ दिन जब लड़ाई होती थी सरवाइव कर लेती थी। सिर्फ इस इंसान को पता था इसका आगे पीछे कोई नहीं है। अब अगर मैंने ये स्टेप लिया है तो सिर्फ इसीलिए लिया है कि या तो मैं मर जाऊं या मेरी सारे हेल्प करें।
वरना मैं क्या करूं? इस इंसान के पास वापस तो जाना मेरी मौत है। 4 साल से थोड़ा थोड़ा होता रहा था, लेकिन आप ये कह रही जितनी शिद्दत से इस बार हुआ है, अब आप मजबूर हो गई कि आप सामने आ जाए। मजबूर हो गई मैं, मेरी बस हो गई कि इससे ज़्यादा। अब मियाँ फैसल ये कह रहा है, जो आपका शौहर है, वो ये कह रहा है कि आप दोनों ने नशा किया हुआ था, वो भी क्रिस्टलाइज लेता है, आप भी नशे में थी और हमने नशे में एक हरकत की है। मैंने पहले भी आपको कहा कि पहली बात तो ये है कि वो ऐसी बातें करेगा, वो तो हो सकता है अब आपको ये भी कहिए किसी के साथ सो रही थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मैंने इसको पकड़ लिया था इसलिए ऐसे कर। एक मर्द के पास होता क्या है औरत को कहने के लिए? वो क्या कह सकता है? ये सब कुछ आपके सामने है। वो मुझे अपना कोई ज़ख्म दिखा दे जो मैंने उसको दिया हो। मैं अगर नशे में थी मैं भी तो बहुत कुछ कर सकती थी। अव्वल तो ऐसा है ही नहीं। दूसरी बात ये कि जो इशू है, जो उसने मुझे टॉर्चर किया, आप उसको डिस्कस करें। नहीं, उसने कभी आपको नशे पे लगाया है या आपने कभी ड्रग्स ली हो? ड्रिंक अक्सर वो कहता होता था पहले वो भी कि पी लो, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ती थी तो मैं बहुत अवॉइड करती थी कि मैं ये काम ना करूं। ठीक है। ड्रिंक कभी कभार मैंने की है उसके साथ। और जिस रोज़ ये वाक़या हुआ उस दिन आप ड्रंक नहीं थी? नहीं, मैं उस दिन ड्रंक नहीं थी। उससे एक दिन पहले पिल्स इसने मुझे दी थी नींद की, वो मैंने खाई हुई थी, तो मैं थोड़ा आप कह लें कि अपने उसमें नहीं थी, होशो हवास में नहीं थे, प्रॉपर नहीं थी होशो हवास। और वो भी होशो हवास में नहीं था? नहीं, वो ठीक था। वो ड्रंक नहीं था उस दिन? नहीं, लाइट सा, मतलब वो इतनी ड्रिंक उसने की थी कि वो नॉर्मल था। अच्छा, उस दिन मामलात बेहतर थे, आप ये समझ रही हैं कि उस दिन वो अपने होशो हवास में, बकाई में होशो हवास ये कर रहा था? ऐसे ही था। हाँ, आइस करता था, वो हो सकता है बाहर से करके आया हो। अच्छा, जिस वक्त आपकी शादी हुई थी उस वक्त आपको पता था कि ये मनशियात लेता है? नहीं, उस वक्त आपको पता नहीं था। तो ये बात आपको कब पता चली कि ये ड्रग्स लेता है? शादी के तकरीबन कोई 2-3 महीने बाद। ठीक है, तो इस बात ने आपको मुतनफ़र नहीं किया उससे? मैं उससे प्यार करती थी। आप उससे प्यार करती थी ना, इसलिए आप चलती हो? बिल्कुल सही। बहुत प्यार था। अभी भी वो प्यार लौट सकता है, वापस आ सकता है? नहीं, वो ये भी तो हो सकता है ना कि वो कोर्ट रूम के अंदर कह दे, किसी जगह पे कह दे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने किए पे, हमारा प्यार, हम प्यार तो करते हैं ना, लेकिन गलती में हो गया, अनजाने में हो गया। जो दहशत मेरे दिल पे छोड़ दी है ना, वो खौफ मेरे दिल से कभी भी नहीं जाएगा कि मैं उसके साथ एक घर में रहूँ और मैं ये सोचूं कि ये कुछ नहीं करेगा। वो खौफ नहीं मैं भूल सकती। वो रात जैसे मैंने गुजारी है, वो मैं इस पे दोबारा ज़िंदगी में कभी यकीन नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब क्योंकि जैसे आप बता रही हैं कि फैमिली आपके साथ नहीं है, भाई आपको छोड़ गए थे जिस वक्त आपने ये कोर्ट मैरिज की, तो अब इस वक्त आपके साथ कौन खड़ा हुआ है? मेरे साथ कोई भी नहीं है, आप लोग हैं बस। मेरी सिर्फ एक फ्रेंड है, सहेली, जो मुझे वहाँ से लेकर आई थी। 2 दिन से मैं उसके घर में हूँ। मैंने उनको कहा था जब CM हाउस गई हूँ कि मुझे घर चाहिए, मुझे प्रॉपर कोई जॉब, मतलब मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, मुझे सहारा चाहिए आप लोगों का। तो CM हाउस में आपकी मुलाकात किससे हुई? अच्छा, उस्मान साहब, क्योंकि इनके वकील जो हैं वो भी साथ हैं। उस्मान साहब, अगर आप यहाँ आ जाएं मेरे पास तो आपसे कुछ बात हो सके। अस्मा अजीज़ साहिबा आपकी मौक़िल हैं जी। ये जब CM हाउस में गई हैं तो किससे इनकी मुलाकात हुई, या स्टेट की तरफ से इन्हें कैसे यकीन दहानी कराई गई? वहाँ पे हमें CM साहब के जो तर्जमान थे वो शहबाज गिल साहब, जी शहबाज गिल साहब से मुलाकात हुई। साथ CCPO लाहौर बैठे हुए थे, साथ कमिश्नर लाहौर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन्होंने अपनी सारी जो कहानी थी वो इन्होंने उनको सुनाई थी। तो उन्होंने आगे से इनको जो इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी कराई थी, और हमारे वहाँ पे बैठे हुए ही उन्होंने फर्दर इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी थी DIG साहब को, जो इन्वेस्टिगेशन थे, इनाम वहीद साहब को। तो वहाँ से हमें वो अपने नुमाइंदे के साथ ही उन्होंने हमें उनके पास भेजा। फर्दर उन्होंने भी सारा यकीन दहानी करवाई कि आपकी स्टेटमेंट जिस तरह आप बयान देना चाहती थी और आपका नहीं लिया गया, वो आपसे दोबारा बयान लिया जाएगा। और जो इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही थी? नहीं सर, इससे पहले जो है मीडिया पे आने से पहले बिल्कुल भी मदद नहीं की गई। वो मेरे पास भी ये, जब मैंने मीडिया पे इनका देखा तो उसके बाद मैंने भी इनसे रब्ता किया, और इनका ये जो है केस के लिए मैंने इनको कहा कि जी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की करेंगे आपको। क्योंकि हमने उसमें देखा है ना इसमें साहिबा कि 24 तारीख को ये वाक़या हुआ है और 26 को FIR का इंदराज हो रहा है, तो इसमें ये डिले क्यों आया? मैंने आपको बताया, मैं थाने गई हूँ, उन्होंने FIR दर्ज नहीं की और मेडिकल इवन पैसे मांगे मुझसे, मेडिकल भी नहीं हुआ। आपका मेडिकल लीगल अभी तक नहीं हुआ? वो रिटर्न ही हुआ था, बस नॉर्मल सा, वैसे किसी हॉस्पिटल में कोई चेकअप नहीं हुआ है? नहीं, मेरे कान का पर्दा फटा हुआ है, मुझे अच्छा। बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, दर्द है मुझे बहुत ज़्यादा।
अभी कोई मैंने मेडिकेशन नहीं लिया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो बता रही हैं कि मेडिकल लीगल भी अभी तक नहीं हो पाया इस तरह के इंसिडेंट। बिल्कुल सर, ऐसे ही बताया जा रहा है। कभी पुलिस वाले कह रहे हैं कि मेडिकल करवा लिया हुआ है और कभी कहते हैं जी अभी नहीं करवाया, वो सरसरी हुआ था, थॉरली नहीं हुआ, मजिस्ट्रेट के आर्डर के साथ करवाना था, ये है वो है। लेकिन अब मजिस्ट्रेट ने आर्डर दे दिए हैं उसके लिए और अब हम यहाँ से फ़ौरन जाके जो मेडिकल के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि जिस आले से उन्होंने आपके सर मूंडे हैं, जिस आले से तशद्दुद किया है, वो हमने सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें देखी हैं। क्या फोरेंसिक हुआ है? फोरेंसिक टीमें पहुंची वहाँ पे? वो जाए वकुआ जो है वहाँ से उन्होंने कोई शवाहिद इकट्ठे किए? मेरे कपड़े पहुँचे जो खून में लथपथ थे, ना कोई इस तरह की चीज़, ना मेरे बाल, कुछ भी नहीं। वहाँ पुलिस वालों ने कुछ भी बरामद। तो ये तमाम तर चीज़ें जो शवाहिद हैं, क्या उनको छुपाया जा रहा है? सर छुपाया, मैं इसको कहूँगा कि ये शायद लापरवाही बरती जा रही है इस मामले में। छुपाने वाली बात तो अब जो है वो मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि फ़ॉरेंसिक करवाना चाहिए। वहाँ से जो बरामदगियाँ होंगी तो फर्दर इनको ट्रायल में इनकी असिस्टेंस के लिए ये बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ जिस तरह हमारे माशरे में एक्यूज़्ड जो है वो आराम से कोर्ट के अंदर आके बरी हो जाता है, इन्हीं बिहाफ पे, इन्हीं लूप होल्स पे वो बरी किए जाते हैं। FIR का इंदराज किन दफ़ात के तहत हुआ है? अभी जो दफ़ात को आज़ाद किया गया उनमें 337 वी लगाई गई है, 506 लगी हुई है, साथ 354 उन्होंने ऐड की। 354 और 355 के हवाले से आप कह रहे थे कि वो उसमें मौजूद नहीं है। और ये तो मेरा ख्याल जितने ऑफेंसेस हैं यहाँ बेलेबल ऑफेंसेस बता रहे हैं, इसमें तो ज़मानत हो सकती है। जी, इनमें जो हैं ये तकरीबन बेलेबल हैं, लेकिन जो हम लगवाना चाह रहे थे वो नॉन बेलेबल था कि इनको बरहना किया गया था नामहरमों के सामने, तो उस पर पुलिस का ज़रा। अच्छा, ये तमाम तर वाक़या घर के अंदर हुआ था या घर के बाहर भी आपको मारा पीटा गया है? घर के बाहर कुछ दिन पहले मारा पीटा गया, जो लोगों ने देखा, गार्ड्स ने देखा। लेकिन ये जो 24 की रात को हुआ है ये घर के अंदर गेट तक हुआ था, गैरेज। जो आपको बरहना करके मारा गया है वो गैरेज में हुआ है और किसी ने देखा सिवाय उनके जो साथ में थे, उनके दोस्त थे या मेड थे? है और रात के 3 बज रहे थे उस वक्त, वहाँ तो कुत्ते भी नहीं होते जी। तो 355 के इंदराज के हवाले से, क्योंकि वो घर के अंदर बता रही हैं कि प्रेमिस 354 तो हो गई ना, लेकिन आप 355 भी इंक्लूड करना चाहते हैं। 354A इंक्लूड करवाना चाह रहे हैं। 354A उसके तहत वो नॉट बेलेबल ऑफेंस है? जी, वो नॉट बेलेबल। वो अभी इसमें शामिल नहीं हो? वो अभी उसका इंदराज जो है वो नहीं किया गया। उसके लिए क्या तौजीह पेश की जा रही है? उसके लिए वो कह रहे हैं कि ये इन पब्लिक नहीं हुआ, जबकि हम कह रहे हैं कि ये नामहरम के सामने तो हुआ है। अगर इन पब्लिक नहीं हुआ तो वहाँ पे वो मौजूद तो थे नामहरम भी, पब्लिक में भी नामहरम होते हैं। तो और FIR के अंदर जिन मुल्ज़िमान को नामज़द किया गया है उनमें तो शायद एक वो है जो मुलाजिम है और एक इनके शौहर है जी। दोस्तों का जिक्र FIR के अंदर नहीं है? दोस्तों का जिक्र FIR में नहीं है, लेकिन मुलाजमीन वो जो हैं वो तो टोटल 3 मुलाजमीन बताए जा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ एक को अभी गिरफ्तार किया, 2 अभी रहते हैं। और शौहर हिरासत में और मुलाजिम हिरासत में। तो बाकियों की हिरासत के हवाले से क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है जी हम कार्रवाई कर रहे हैं मज़ीद और जल्द से जल्द गिरफ्तार। तो अभी आप क्या कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे? आपके पास क्या तरीक़ाकार है इस वक्त? इसका ट्रायल चलेगा, जो है हम अपनी एविडेंस पेश करेंगे, वो अपना लेके आएंगे सारा, तो ट्रायल चलेगा इसका। तब्दीली सरकार की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, CM हाउस में भी आप गई हैं, कोई अपील आपकी है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर पंजाब से? मैं बस यही अपील करती हूँ कि खुदारा हमारा कानून ठीक कर लें। पता नहीं मेरे जैसी कितनी बेबस और बेसहारा और ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते सिर्फ इस कानून की वजह से। अगर मीडिया मेरा साथ ना देता, आप लोग मेरे साथ ना आते, तो मेरा क्या होना था? कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है सुकम कहाँ मौजूद है, खामी कहाँ है जिसको ठीक होना चाहिए? हमारे कानून ठीक नहीं है। हमारा मतलब कोई सुनता ही नहीं किसी की बात। सिर्फ आपकी या तो वाकफियत चलती है या पैसा चलता है। कोई आम इंसान के लिए कोई कानून है ही नहीं। ये है इमरान खान का नया पाकिस्तान। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी जी अस्मा अजीज़ साहिबा की। मुझे क्विक ब्रेक लेनी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिस बात का इजहार ये ख़ुद कर रही हैं कि मैं तो एक हूँ, लेकिन मुझ जैसी कई ख़वातीन ऐसी हैं जो इसी तशद्दुद, इसी गैर इंसानी रवैये की भीड़ चढ़ती हैं। इस मामले को आगे लेकर चलेंगे जी। आपने अस्मा अजीज़ और उसके लॉयर की गुफ्तगू सुनी है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार महमल सरफराज साहिबा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महमल साहिबा आपकी कीमती वक्त के लिए। आपकी नज़र से भी वो वाक़या गुजरा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी इस वक्त वायरल है कि लाहौर की एक लड़की के साथ जो इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया, उसके सर के बाल मुंड दिए गए, बरहना करके तशद्दुद किया गया। किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर मामले? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ कि ये एक
एक सोच की अक्कासी करती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ये खौफनाक सोच है जिसमें औरत को अपनी प्रॉपर्टी समझा जाता है, अपनी ज़मीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो बेशक उसकी अपनी फैमिली हो या उसका हस्बैंड हो, उसका ससुराल हो, इस तरह का ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ तो अगर आप पिछले 1 महीने की आप स्टोरीज़ उठा के देख लें, अखबारों की आप सुर्खियाँ देख लें, उसके अंदर भाइयों ने बहन को रेप किया हुआ है, बाप ने ज़्यादती की हुई है बेटियों के साथ। फिर अगर आप थोड़े से पीछे चले जाएं तो एक हस्बैंड ने खाना नहीं सही तरह से गर्म हुआ था, ठंडा खाना दे दिया बीवी को, सरगोदा में उसको मार दिया गया। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म का ट्रेंड है और इसकी सोच बदलने की ज़रूरत है। मसला यहाँ पे क्या है, आप मुझे बताएं, आप तो आज इसके ऊपर शो कर रहे हैं, हो सकता है कि 1-2 और शोज़ भी इसके ऊपर हुए हों, लेकिन औरत मार्च जब हुआ था और उसके अंदर चंद प्ले कार्ड्स के ऊपर इतना ज़्यादा गम और गुस्सा दिखाया गया था पाकिस्तानी सोसाइटी की तरफ से, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, इतने प्रोग्राम, ढेरों प्रोग्राम किए गए और औरत मार्च के पार्टिसिपेंट्स को इतना बुरा भला कहा गया, क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर बेसिकली ये था कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस वाक़े में भी अगर आप देख लें, वो लड़की इनकार कर रही है जिस भी चीज़ से, उसके बाद उसको कहा जाता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने इनकार किया। मैडम, डोंट यू थिंक इट इज़ंट अबाउट जेंडर इक्वालिटी? ये तो इनह्यूमैनिटी है, इनह्यूमन किस्म का इंसिडेंट है, ये तो इंसानियत सोज वाक़या है, इसका इंसानी रवैये से कोई ताल्लुक नहीं है, इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है, मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, औरत से बिल्कुल ये जेंडर का ही मसला है। आप मुझे बताएं, जब ये हम अभी बात हो रही थी हिंदू कन्वर्जन्स की भी, आप देख रहे हैं ये सारी स्टोरीज़ भी, मुझे बताएं कितने हिंदू मर्द कन्वर्ट होते हैं? आप पूरे आके हिस्ट्री उठा लें पाकिस्तान की, जो अभी ये जो रिसेंटली कितने सालों में, जी फोर्सफुल कन्वर्जन की मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ की होती हैं, अंडर एज लड़कियाँ की होती हैं, वही कि मुसलमान हो जाती हैं। ये एक सोचने की बात है और ये जेंडर की बात है। आप मुझे बताएं कितनी बीवियों ने, अगर उनके हस्बैंड ने कुछ कहा है काम नहीं करना, तो उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया। ये जेंडर ही की बात है, क्योंकि औरत को जो है वो समझा जाता है कि वो हमारी, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो प्रॉपर्टी है और ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। सारे हस्बैंड्स भी नाराज़ हो जाएंगे मेरा ख्याल, सारे हस्बैंड्स भी ऐसे नहीं हैं। मैं खुद शादीशुदा, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिंपल सी ये नहीं कि सब हस्बैंड, ये कोई जनरलाइज नहीं कर रहे, ये एक हम सोच की बात करें, एक पेट्रियार्कल माइंडसेट की बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये एक मसला है। अब मैं आपको मीडिया की एग्जांपल ही दे देती हूँ, हम सारे मीडिया में काम करते हैं। आप मुझे बताइए एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर कितने टीवी चैनल्स में औरतें हैं उन पोजीशंस पे? एग्जीक्यूटिव पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वैसी अकलियत 1% नहीं, कोई अकलियत तो नहीं है। अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर्स भी बहुत हैं, एंकर्स भी हैं, एपीज भी बहुत हैं, लेकिन अकलियत नहीं है। ये एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है पाकिस्तान, इंडस्ट्री भी हमारी मेल डोमिनेटेड। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में भी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पे भी जब कोटा सिस्टम किया गया इंट्रोड्यूस मुशर्रफ के दौर में, तो उसके ऊपर क्या क्या बातें नहीं की गई, क्या क्या औरतों को सुनना नहीं पड़ा, ये इलेक्ट होकर नहीं आती फलानी। देखिए ये जो जेंडर गैप होता है, और हम लोग जेंडर गैप के अंदर 148 आउट ऑफ 149 कंट्रीज़, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मैं इसलिए बार बार जेंडर की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं ये जेंडर से नहीं, इनह्यूमेन तो है ही, लेकिन इसका जेंडर से बहुत गहरा ताल्लुक है। और उसकी वजह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर औरत को मर्द के बराबर समझा नहीं जाता, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, उसके साथ जो सलूक किया जाता है वो भी ऐसे किया जाता है कि ये कोई 3rd क्लास सिटीज़न है। इस तरह से औरतों को ट्रीट किया जाता है। और मैं ये नहीं कि जनरलाइज कर रही हूँ कि हर बंदा ही बुरा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन बात यह कि यहाँ पर एक ओवरऑल माइंडसेट ऐसा है। ठीक है, अब इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं ना, एक लीगल एस्पेक्ट है और दूसरा इंसानी एस्पेक्ट है, इंसानियत का पहलू है। लीगल टर्म्स में आप इसको किस तरह से देखती हैं? बहुत सारे वाक़यात जैसे आपने बताया दिन भर होते हैं और कलेजा चाहिए अखबार देखने के लिए, अखबार में सुर्खियाँ भी लगती हैं मामला, लेकिन जो है इस तरह के चंद, मेरा ख्याल है उंगलियों पे गिन सकते हैं आप, जो वाक़यात मंजर आम पे आते हैं या अखबार में आते हैं या मीडिया की नज़र होते हैं। आपके ख्याल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, दब जाती है, लीगल एस्पेक्ट कैसे देखते हैं इस केस को, अगर आप एक टेस्ट केस के तौर पे समझें? देखिए अभी एक वाक़या हुआ कि जिसके अंदर ये लाहौर के अंदर ही हुआ कि उस लड़की के साथ उसको बरना करके उसको घुमाया गया, फिर बाद में उसका सुलहनामा, जो कि हमारे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है शहबाज गिल, उन्होंने भी ट्वीट किया, शीरी मज़ारी ने भी ट्वीट किया। बात यह सुलहनामा क्यों की जाती है? अगर आप उसकी स्टोरी पढ़े, वो औरत कहती है मैं थाने के और कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा के थक गई, मैंने इसलिए माफ़ कर दिया ताकि मुझे रोज़ की ये ना किया जाए खचखच। मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो पावरफुल होते हैं लोग, वो इस चीज़ को केसेस में, लीगल तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है कि वो इतना फंसा देते हैं कि अगली अगर वीक पार्टी हो तो वो कहते हैं हमने भाई ये कोर्ट कचहरी थाने की नहीं, वो थाना कल्चर भी बड़ा खौफनाक है और ख़ासतौर पर औरतों के लिए बहुत खौफनाक है। ये डोमेस्टिक वायलेंस का क्योंकि एक तरह से केस है, ज़ाहिर बात है मियाँ बीवी का था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्पाइट दिस फैक्ट कि जी डोमेस्टिक वायलेंस बिल
भी है, सब कुछ है, लेकिन जब औरतें जाती हैं ना थाने में ये पर्चा कराने के लिए, तो वो कहते हैं मियाँ बीवी का मामला खुद ही सुलह सफाई कर लो। ये पुलिस की माइंडसेट है। तो पुलिस का अगर ऐसा माइंडसेट होगा तो फिर आप देखें आगे जब कोर्ट कचहरी, पता नहीं जज कौन होंगे, लॉयर्स क्या हैं, किस तरह का प्रेशर होगा, पता नहीं परसू करे ना दिन भर हम मॉडल टाउन कचहरी में बैठे रहे हैं। अब उस औरत के आगे पीछे कोई नहीं है। जिस वक्त उसे लव मैरिज की थी, कोर्ट मैरिज हुई थी, तो उसी वक्त उसके वालिदैन ने छोड़ दिया था, भाई बहनों ने छोड़ दिया था, वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, भाई पीछे कभी नहीं आए। इस वक्त वो बेसरो सामानी के आलम में है, इस वक्त आगे पीछे कोई नहीं है। देखिए आप इसको कैसे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ इसमें टेस्ट केस तो तब होगा ना, ये गवर्नमेंट के लिए होगा। नया पाकिस्तान कहती है ना ये हुकूमत, तो फिर नया पाकिस्तान ये बन के दिखाएं, सुलह सफाई ना करवाएं, फिर परसू करे, गवर्नमेंट बन जाए इसके अंदर जो है वो केस लेकर आगे चले अगर उस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है। ये देखिए ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ट्वीट करें कि जी सुलहनामा हो गया। भैया आपको पता है यहाँ पे सुलहनामा कैसे लिए जाते हैं? क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम इतना वीक है, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा नहीं है या फैमिली सपोर्ट नहीं है, वो नहीं केसेस परसू कर सकते। तो ये केस अगर है, नया पाकिस्तान है, बुज़दार साहब जो है हमारे सीएम है, फिर ले इसका नोटिस और इसको पूरा तरीके से इसको पूरा करें। अच्छा, बतौर सहाफ़ी एक सवाल मेरे जहन के अंदर गर्दिश कर रहा था कि मियाँ फैसल उसके शौहर का नाम है और ये जो केस लड़ रही है वो अपने लॉयर के थ्रू लड़ रही है, प्राइवेट लॉयर है। आपको नहीं लगता कि मियाँ फैसल वर्सेस स्टेट होना चाहिए फिर? नहीं, मैं यही कह रही हूँ ना कि अगर गवर्नमेंट उसको एक तरह से फुल सपोर्ट दे। मैं एक्चुअली इतनी लीगल पेचीदगियों को तो नहीं जानती कि स्टेट इसको ले सकती है कि नहीं ले सकती, लेकिन गवर्नमेंट एटलीस्ट अपनी सपोर्ट तो इस लड़की को दे ना, और फिर वो इसके खिलाफ परसू करे मियाँ फैसल के खिलाफ जो है पूरा केस। क्योंकि अगर लड़की के आगे पीछे कोई नहीं है, देखिए वो कितनी दफ़ा जाएगी, कितनी दफ़ा वो थाने जाएगी, कितनी दफ़ा कोर्ट कचहरी जाएगी, ये भी, और फिर कितनी फ़ीस वो दे सकती है लॉयर की, ये भी एक है। ये वाकई गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर करना चाहिए। उनको एक मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई इस तरह के केस होंगे, हम पीछे खड़े हैं इन औरतों के, हम अपनी औरतों के साथ हैं। अच्छा, साबिका टेन्योर के अंदर हमने जुडिशल एक्टिविज्म का दौर भी देखा है जिसमें सो मोटोज होते थे। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो है वो कोई अदालत को भी इंटरवीन करना पड़ेगा या सो मोटो लेना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस तरह के केसेस के अंदर? देखिए, मैं सो मोटो के कोई हक में नहीं हूँ, इसलिए मैं तो, मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है इसके ऊपर कि मैं सो मोटो के ऊपर यकीन नहीं रखती। बहुत ही कोई बड़ी चीज़ हो तो तब लेना चाहिए, या वो भी कम ही होती है चीज़ें। तो खैर एनीवे, इसके अंदर अदालत से ज़्यादा स्टेट की ज़रूरत है, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ज़रूरत है। लाहौर के अंदर ये वाक़या हुआ है, आप भी गवर्नमेंट बैठे इसके अंदर, गवर्नमेंट इसके अंदर मामलात देखे, गवर्नमेंट इस औरत को साथ का पूरा यकीन दिलाए और कहे कि हम इसको परसू करेंगे आपके बिहाफ के ऊपर, आपको कोई किसी चीज़ की कमी बेशी नहीं महसूस हो। तो उस्मान बुज़दार साहब के लिए या उनके तर्जुमान जिनसे मुलाकात भी हुई है, उनकी कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे तवज्जुह से? बस यही मैसेज दूंगी कि इस दफ़ा सुलहनामा ना साइन करा ले, क्योंकि जो सुलहनामा होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रेशर साइन किया जाता है। आपका एम्फेसिस, आपका फोकस ज़्यादा सुलहनामा पे है, यानी आपको लगता है कि इस तरह के केसेस में बिल्कुल सुलहनामा करा देते, बिल्कुल सुलहनामा करा देते। भाई आप किसी को एग्जांपल तो बनाए ना, किसी केस को परसू तो करें प्रॉपर। ये बात मैंने उस लड़की से पूछी है, मैंने कहा तुमने प्यार में शादी की थी, तुम्हें मोहब्बत हो गई थी, अब भी मोहब्बत बाकी है, या वो सुलह कर ले या वो तुमसे माफ़ी मांग ले। तो वो कहती है कि जिस तरह से उसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया है, मैं तो उसके साथ रहने का सोच भी नहीं सकती। देखिए, रोंगटे खड़े हो गए, हमने तो सिर्फ उनकी तस्वीरें ही देखी हैं, जिसके ऊपर अपनी बीती होगी, हमें क्या पता वो किस चीज़, किस कर्ब से गुजर रही है। इतनी खौफनाक चीज़ थी, और ये कोई खाली इनके साथ नहीं हुआ, यहाँ पे बेतहाशा ऐसे वाक़यात आते हैं ना, जो सोशल मीडिया पे आते हैं ना, मीडिया पे आते हैं। ये तो थाने कचहरी वालों को पता होता है, जो कि खुद दबा देते हैं बहुत सारे केसेस। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का रोल इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पुलिस जो है वो सेंसिटाइज नहीं हुई औरतों के और डोमेस्टिक वायलेंस और इन केसेस में। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है कि गवर्नमेंट इसके अंदर दिखाए कि हम इन औरतों के साथ खड़े हैं जिनके साथ भी तशद्दुद या कोई ऐसा वाक़या होता है। बहुत शुक्रिया मेमल सरफराज साहिबा। मेमल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, एम्फेसिस उनका एक ही है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कहा जाता है ना कि रियासत होगी माँ के जैसी, तो फिर यहाँ पर रियासत को माँ का किरदार अदा करना पड़ेगा। एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अरबाब इख्तियार से भी बात करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। इस वक्त सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक व अक़लियती अमूर एजाज़ आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज़ आलम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। कहते हैं वो तहरीक नहीं जिसमें इंसाफ ना हो, और वो हुकूमत नहीं जो इंसाफ फराहम ना करे। मेरी मुराद अस्मा अजीज़ वाले मामले से है, आपकी नज़र से गुजरा होगा। बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं इस केस को आप? देखिए, बदकिस्मती ये है कि पिछले तकरीबन 2-3 माह से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि जिसमें या खावन या बेटा या भाई हमेशा इस तरह का टॉर्चर करते हैं। अभी इस वाक़े से पहले भी जितने वाक़े पे मैं ख़ुद गया, अभी पिछले दिनों एक बेटी को फैसलाबाद में उन्होंने जला दिया उसके ससुराल वालों ने। तो मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें अपने ही रिश्तेदार जो होते हैं। अब देखें, एक खामद है, औरत हमेशा शादी के बाद हमेशा खामद और बीवी का एक ऐसा रिश्ता है कि इसमें आप ना किसी पे शक कर सकते हैं, ना किसी पे अदम तहफ़्फ़ुज़ का आपको एहसास नहीं होता। लेकिन ये जो हुआ है वाक़या, जिसमें देखें खामद ही जब
बकौल उस ख़ातून के कि उन्होंने कहा कि मुझे नाच पहनने पर मजबूर करता रहा है, तो फिर उसने जो गैर इंसानी सलूक किया उसके साथ, उसके बाल मूंड दिए। मैं समझता हूँ कि ये रियासत में बहुत ज़्यादा और ये गैर इंसानी रवैया है, जिस तरह बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया है, सर के बाल मूंडना, बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाना अपने दोस्तों के सामने। हाँ जी, ये देखें, ये रवैया है और ये इस तरह के जो बदसूरत रवैये हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप फरमा रहे हैं कि ये एक रवैया है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे वाक़यात, दर्जनों की तादाद में वाक़यात रूनुमा होते हैं, चंद अखबारों की जीनत बनते हैं, ख़बरों में आते हैं, बहुत से ओझल रहते हैं, दब जाते हैं। तो रियासत जैसे माँ का किरदार अदा करना चाहिए, क्या रियासत अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है? देखिए, रियासत की मैं बात करता हूँ। देखिए, रियासत का उस वक्त काम ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आपका भाई या बेटा या बहन आपको तशद्दुद का निशाना बना दे। देखिए, रियासत आपके घर नहीं जान सकती कि आप अंदर क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने बेटे पर गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं तो रियासत के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म। लेकिन एजाज साहब, यकीनन उसके पसे पर्दा मुहर्रकात को भी देखना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। अगर कोई मनशियात की लत में लगा हुआ है तो मनशियात क्यों फ़रोख्त कर रहा है, क्यों ले रहा है, उसे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, ये तो देखना चाहिए ना। ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये हमेशा इंसान वैशी या हैवान उस वक्त ही होता है जब उसको या वो जहनी मरीज़ होता है या वो नशे की लत में लगा होता है। तो इसमें भी बदकिस्मती से यही वाक़या हुआ। और फिर देखें, इन दोनों की पसंद की शादी है और देखें किस तरह पहले उन पसंद की शादी के बाद फिर इस तरह का बात हो जाए ना, तो आपकी बात दुरुस्त है कि, और ये यकीनन इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे जब से आई है इक़्तिदार में, उन्होंने बहुत कोशिश की है कि जहाँ तलीमी दरसगाहें हैं वहाँ से मंशियात को ख़त्म किया जाए। और ओवरऑल पूरे कोशिश तो चले, वो तो सर जब होगा तब होगा, पता नहीं वो मुस्तकबिल करीब में हो पाता है या नहीं हो पाता। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, क्लेम्स होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। बाहरकैफ इस पर्टिकुलर केस को अगर देखा जाए, उस औरत से हमारी बात हुई कचहरी के अंदर, बेसरो सामानी के आलम में है, उसके पास छत नहीं है, एक दोस्त के घर रह रही है, आर्जी तौर पर उसने उसे को रिहाइश फराहम की हुई है। क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको इंसाफ भी फराहम किया जाए, उसको कानूनी तकाज़ों के मुताबिक तमाम तर मामलात हो जाएं, उसको शेल्टर भी दिया जाए तब तक, ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना कर सके? देखें, कल अपना जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने उनको बुलाया है और कल उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। शहबाज गिल साहब जो मीडिया एडवाइज़र हैं उनके साथ भी हुई है और आईजी साहब के मुकम्मल ये नोटिस में है और इंशाल्लाह हम उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेंगे और उनकी पूरी मदद करेंगे। अच्छा, इस तरह के केसेस में होता ये है एजाज साहब कि जो मुखालिफ पार्टी होती है, मुद्दई जो वो पैसे लगा देती है या असर रसूख इस्तेमाल करती हैं, सुलह नामे पर मजबूर किया जाता है कि सुलह कर ली जाए, फिर दूसरी पार्टी घुटने टेक देती है। अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा शायबा मौजूद है कि ये प्रेशराइज़ किया जाएगा। उसी सूरत में हो सकता है अगर स्टेट साथ खड़ी हो, हुकूमत खड़ी हो। स्टेट उनके साथ खड़ी है, लेकिन चूँकि वो अभी शरई तौर पर मियाँ बीवी हैं, तो देखें अगर वो आपस में ऐसा कोई करते हैं कि आपने सुलह की बात, तो देखें ये बाकी तो देखें वो भी बालिग है, वो भी समझदार खातून है। मेरे तो ख्याल में जिस तरह को उसके साथ सलूक हुआ है, अभी सुलह वाली तो कोई बात नहीं रहेगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से भी कल यही कहा गया है कि सुलह की कोशिश की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि सुलह की कोशिश दबाव डालकर कर ली जाएगी, लेकिन इसका फ़ायदा उसको होगा जिसने तशद्दुद किया है? सर देखें, हुकूमत जो है, पंजाब हुकूमत उस खातून के साथ खड़ी है और हम कतन नहीं कहेंगे, उनकी अपनी आज़ाद मर्ज़ी है, वो जो करना चाहें। अगर वो उनको करार वाक़या सज़ा दिलवाना चाहती हैं तो पंजाब हुकूमत उनके साथ है और हम सारे लोग उनके साथ हैं। ये कैसे खड़े होंगे? आप सिर्फ क्लेम्स में खड़े होंगे, गुफ्तगू में खड़े होंगे, या प्रैक्टिकली अमली मैदान में भी खड़े होंगे? प्रैक्टिकल देखें, बात सुने, उनकी FIR हुई है, वो गिरफ्तार। लेकिन FIR वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। 354 हुई है, 354A नहीं हुई है उसमें। ये तो बेलेबल है, मुल्ज़िमान बाहर आ जाएंगे सर। देखिए, ये बात यह है कि ये आगे क्योंकि कानूनी बात है और कानून का मैं इतना तालिबे इल्म नहीं हूँ कि मैं इन बातों को समझ। सर, अभी तक मोहतरमा का मेडिकल लीगल नहीं हुआ है, अभी तक फोरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे नहीं किया है सर। लेकिन आप इस बात का यकीन रखें कि हमें उनके पास भी जाना पड़ा, मैं ख़ुद भी उनके पास जाऊँगा। और सर, जाना पड़ा या जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जनाब। हम समझते कि मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा सर। नहीं, मजबूरी कोई नहीं है जनाब। आप शायद आपके इल्म नहीं है, जहाँ भी वाक़यात होते हैं मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे, और हमेशा हमने
हमेशा जिनके साथ जुल्म होता है हम उनके साथ खड़े हैं। मैं सर आपके साथ तो शेयर कर लूँ, ये 24 तारीख का वाक़या है। 24 की रात ये वाक़या होता है, 26 को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, 2 दिन गुजर जाते हैं, अभी तक मेडिकल लीगल नहीं हुआ। आज 28 तारीख है, फोरेंसिक टीमें मौके से नहीं पहुंची, शवाहिद तो गायब कर दिए जाते हैं सर। हक़ाइक़ ये हैं कि कल ही ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, 24 तारीख को सोशल मीडिया पे पहले ये आया था और उसके बाद कल जो मीडिया ने रिपोर्ट किया है और उसके बाद जो ही इस केस का इल्म हुआ उसी वक्त मैं चूँकि शहर से बाहर था, मैं यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसी वक्त ही CM साहब और जो हमारे तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत है उन्होंने फौरी नोटिस लेते हुए इस पर कार्रवाई की है। फौरी तौर पे अब आपकी तरफ से क्या लाया अमल होगा? एजाज़ आलम साहब बतौर सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक व अक़लियती अमूर क्या करेंगे? हम उस्मा की हर मुमकिन मदद करेंगे, ठीक है, हमारा उनको पैगाम है। मैं ख़ुद भी उनके पास जाऊंगा और उनकी हर जहाँ जैसे वो चाहेंगे हम उनकी मदद करेंगे। कोशिश सर पहली सुलहनामे की होगी या इंसाफ फराहम करने की? ये हमारी कोशिश नहीं होगी। हमारी कोशिश देखें, वो जो चाहेंगी उनके साथ हम वैसे। हुकूमत क्या चाहती है सर? हुकूमत तो देखें, बात सुने, हुकूमत तो चाहती है कि जिसने क्राइम किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हुकूमत तो हमेशा कभी क्रिमिनल के साथ नहीं खड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है सर। मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे? देखिए, हमने जैसे अभी हमने अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि डेफिनेटली ये वाक़या ह्यूमन राइट्स का है, तो हमने पहले पंजाब में यहाँ से कंट्रोल होता था। अब हमने हर डिस्ट्रिक्ट्स में सेल बना दिए हैं और हमने एक हेल्पलाइन भी बना दी है। अब अगर राजनपुर में वाक़या होता है तो हमें पूरे फौरी तौर पर पता चल जाता है और इंशाल्लाह, चूँकि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ये पर्टिकुलर केस आपको मीडिया से पता चला? जी हाँ, ये मीडिया, देखें, मैं इस बात का बरमला इतराफ़ करता हूँ कि हमें बहुत सारे केसेस का मीडिया के ज़रिए पता चलता है। देखिए, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं, लेकिन मीडिया इसमें हमारी भरपूर मदद कर रहा है और हमें बहुत से सोशल मीडिया और मीडिया से ही पता चलता है। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सूबाई वज़ीर इंसानी हुकूक व अक़लियती अमूर एजाज़ आलम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। उम्मीद करते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर अस्मा अज़ीज़ को ना सिर्फ इंसाफ मिलेगा बल्कि मुस्तक़बिल के अंदर भी इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत कोई बेड़ा उठाएगी। हम इस उम्मीद के साथ कि एक ऐसा माशरा तश्कील हो कि जहाँ धूप छाँव गले मिले, जहाँ बांज रुत में भी गुल खिले, जहाँ चांद मान ना हो कभी, जहाँ आदमियत के नुत को लब पे न शहरयार का खौफ हो, जहाँ सरसराए ना आदमी के रगों में कोई हरास तक, जहाँ लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशाना हो, जहाँ चाक हो कोई पैरहन न सुखनवरों की जुबा कटे, जहाँ सच को सच से हो वास्ता, जहाँ जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में नई इशू के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।